हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ PCS 2020 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। So the name is Industry and Infrastructure. So this will be lecture 13 for your whole PCS 2020 Indian economy and Punjab economy that we are preparing. Industry और infrastructure ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਲੇਆਊਟ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ so that it is clear to you while you're studying and a particular mind map is already there in your mind before we start this lecture. So as far as industry is concerned, we have to be focusing upon the evolution part in terms of policy. Okay, so in the evolutionary part ਆਪਾਂ history ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ है ना। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੂਟ ਐਂਡ ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਸ ਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਰੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈਵਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। For example, 1948 industrial policy is there, 56 is there, 73 is there, then 1991 is there. So we'll be focusing at all benchmark policies and what essentially they provide. What we have to learn in this policies specifically is certain amount of concepts. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। MRTP ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ second thing that we have to work in industry is public sector enterprises. Now regarding public sector enterprises, as far as economy is concerned, our job is to read the disinvestment policy that is there. So what is all going on there? Prelims के एंगल से बस इतना से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिस पे हमने फोकस करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और चौथा जो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है वो एसेंशली गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स और एंडेवर्स हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को पुश करने के लिए आते हैं। सो वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स, सो सडन स्कीम्स दैट हैव बीन गिवन इन द कोविड-19 पैकेज, वो भी हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ सके आपके लिए, है ना। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेआउट है, नाउ दिस इज द इंडस्ट्री पार्ट। एज फार एज द इंफ्रा इज कंसर्न, इंफ्रा में ना हमें ज्योग्राफी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कि एनर्जी सेक्टर के बारे में, कोल के बारे में, है ना, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ोगे ऑलरेडी। इकोनॉमी के एंगल से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो चीज़ों पे ध्यान देना है वो बड़ी क्लियरली एक डॉक्यूमेंट में दे रखी है, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। सो दे हैव कवर्ड अ लॉट about the infrastructure sector in a good amount of detail from pre-com mains perspective. तो इसी में से हम जो प्रीलिम्स के perspective की चीज़ें हैं वो as it is pick up कर लेंगे जो infrastructure के लिए हमें चाहिए। ठीक है, और इसी लेक्चर के अंदर I'll be highlighting all of them and I'll be pointing you towards that कि हमने क्या करना है, और समझने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो हम साथ साथ समझ भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बात करनी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कंसेप्चुअल लेवल पे बात है वो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं अलग अलग तरह के, जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स भी हम सीखेंगे कि किस तरह के होते हैं और कैसे इनमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। स्पेशली द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर EPC, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और तीसरा एक और मॉडल होता है HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमें करनी है दैट इज 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आज़ादी के टाइम पे ये तय हुआ था कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी के चलते सेंटर, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस सारे मिलके अपने अपने एंटरप्राइजेस चलाएंगे, और जिस एरिया में जितना बेटर कर सकता है उतने बेटर वो करने की कोशिश करेंगे। अब ये जब सिस्टम चलाया गया तो सर्टन अमाउंट ऑफ एरियाज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का साइज उस टाइम पे बहुत ही छोटा था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी एज इट इज कि किस तरह से कौन से सेक्टर्स हम छोड़े जाएं और कौन से सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ही as it is उठाए। So you see, central list such as coal, power, railway, civil aviation, arms and ammunition, defense, etc. was created. Similarly,
अदर इंडस्ट्रीज यूजुअली ऑफ मीडियम कैटेगरी वर पुट इन द स्टेट लिस्ट। तो जैसे हमने कंकरेंट लिस्ट बनाया था ना 7th शेड्यूल के अंदर, तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट बना दी कि भाई ये तो गवर्नमेंट करेगी, है ना। तो टेक्सटाइल, साइकिल, रिक्शा, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेट के खाते में डाल दी। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज नॉट कवर्ड बाय आइदर सेंटर और स्टेट लिस्ट वर लेफ्ट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने की कोशिश की, है ना। तो ये 7th शेड्यूल को एज इट इज इफेक्ट करने वाली बात थी कि कौन सी चीजें जो हैं वो यूनियन लिस्ट में आ गई, कौन सी जो है वो स्टेट लिस्ट में आ गई, और बाकी की जो भी बची वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी। इस तरह से इन्होंने एक विभाजन किया अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का और बोला कि सब मिलके कुछ ना कुछ करते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो था उसको शुरू कर दिया गया। अब ये सोचा गया था कि 10 साल के लिए ये पॉलिसी एज इट इज रहेगी, फिर इसको रिव्यू करेंगे, लेकिन 10 साल निकले नहीं, उससे पहले ही हमें थोड़ी सी अकल आई और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ 1951 से लेके 56 तक। जैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है ना, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत मैच्योरिटी आती है पॉलिसी लेवल को लेके। नई नई पॉलिसीज हम यहाँ पे 1956 में बहुत सारी ड्राफ्ट करते हैं जो कि आगे जाके बेंचमार्क की तरह एस्टैब्लिश होती हैं। तो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी एक तरह से एक, हम उसको बोलते हैं, इट वाज द इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रायर टू लिबरलाइजेशन। मतलब 1991 से पहले जो सारी की सारी इंडस्ट्री जिस सिस्टम से चलती थी वो पूरे का पूरा सिस्टम 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिफाइंड है। अब वो क्या सिस्टम था, तो हमने सारी इंडस्ट्रीज को पहले तो 3 शेड्यूल्स में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज रखेगी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेंगी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही उसमें आ पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस उसमें नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की परिभाषा सेंटर या स्टेट से नहीं रखी अलग अलग, बस गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, ठीक। देन शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रखी गई जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी आ सकता है, लेकिन उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट में फिर वही सेंटर स्टेट कोई भी आए, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट, साथ में अगर प्राइवेट आएगा तो लाइसेंस लेके आएगा। तो ये एक आइडिया बनाया गया। उसके बाद शेड्यूल सी एक अलग से बना दिया गया जिसमें जो इंडस्ट्रीज बच गई, अब 29 तो इधर कवर हो गई, 17 + 12, बाकी जितने भी सेक्टर्स रह गए इसको खुला छोड़ दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से कर ले, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना काम करो इसके अंदर। तो इस तरह से शेड्यूल ए, बी एंड सी में प्रीफिक्सचर्स के थ्रू ये सारा सिस्टम सेट किया गया। इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है, इट वाज द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु टर्म्ड कि इस टाइम पे जो यहाँ पे सेक्टर्स जो काम कर रहे होंगे जिनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं, सो ही टर्म्ड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड सिंबॉलिकली पॉइंटिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो जो PSU शेड्यूल ए में काम कर रहे थे, दे वर कॉल्ड एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कभी प्री में क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू बी केयरफुल। देन इसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है उसमें 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग। जैसे हमने कहा कि शेड्यूल बी के अंदर हमें लाइसेंसिंग चाहिए, और शेड्यूल सी में भी कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पे एक आधी इंडस्ट्री को कुछ आधी प्रोविजंस माननी पड़ेंगी। 100% लाइसेंसिंग रिजीम नहीं है, लेकिन सम एरियाज, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ सकता है, फॉर एग्जांपल उनको हो सकता है कि प्रोडक्शन को लेके लिमिटिंग लाइसेंसेस क्रिएट किए जाएं, तो ऐसे कुछ लाइसेंसेस सेट किए गए, ठीक। So this particular thing established what is called as license quota permit raj। ये क्या होता था, एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर पूरी एक इकोनॉमी के ऊपर डाला गया था कि जब तक आप बाबू लोगों से डील नहीं कर लेते तब तक आप एक बिजनेस ठीक से चला नहीं सकते। इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की। जब तक आपके पास लाइसेंस, कोटाज और परमिट्स नहीं है तब तक आपको इंडस्ट्री चलानी ही एज इट इज इंडिया में मुश्किल रहेगी। तीसरा जो एस्पेक्ट था वो एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर है, जो इस पॉलिसी का एक क्लियर एंडेवर था, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल ए और शेड्यूल बी दोनों में ही एक तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ओवरऑल डोमिनेशन लेके आए। शेड्यूल ए में तो मोनोपोली ही है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आ पाएंगे। शेड्यूल बी में भी ज्यादातर डोमिनेट करने वाले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही थे। रीजनल डिस्पैरिटी, सो एसेंशियली दिस वाज टू बी एड्रेस्ड बाय दिस पॉलिसी कि हमारे अगर रिमोट रीजन्स में भी जाके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करना है तो करना चाहिए, क्योंकि इससे वहां पे भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्कोप बढ़ेंगे।
इसने बैकफायर भी किया टू एन एक्सटेंट, क्योंकि इससे फिर सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसके साथ जुड़े हुए लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ेगा, वहाँ पे जो लोग हैं आपको स्किल्ड लेबर मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो हर चीज़ के कॉस्ट एक बार बढ़ेंगे, बाद में धीरे धीरे सेटिंग आएगी, और यही हुआ भी। देन एम्फेसिस ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे हमने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज पे फोकस जो है वो शुरू से ही रखा, और इसके लेके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे भी। KVIC जैसी बॉडीज आई, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशंस, यू नो, सो दे सपोर्टेड दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। देन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज प्लेज्ड एज ए प्रायोरिटी। अब आप देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो तो इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दे रही है। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे द्वंद्ववाद सा चल रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही गवर्नमेंट को कि किसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो किसी किसी पॉलिसी में वो शोकेस कर रहा है नहीं भी मैं एग्रीकल्चर का भी ख्याल रख रहा हूँ, और जब 5 ईयर प्लान दे रहा है तो वहां पे बोल रहा है कि नहीं भी इंडस्ट्री जो है वो प्राइम मूविंग फोर्स रहेगा, है ना। तो इस तरह के कुछ कंसर्न्स थे जो बैक इन द डे रहे। ओके, नाउ गोइंग ऑन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1969। अब 1969 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी जी, बताइए जरा चैट में लिख के, मैं आपके साथ ही हूं। इंदिरा गांधी। तो वी स्टडीड अबाउट बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन का फंडा जो है वो चल पड़ा था, है ना। और इस टाइम पे मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, MRTP एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पास किया गया बाय द इंदिरा गवर्नमेंट। इस एक्ट को पास करने के पीछे बड़ा एक सिंपल, एक स्पष्ट कारण था, आर्टिकल 39B एंड C। ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट हैं, और ये क्या बोलते हैं, एम्फेसिस क्या है, दैट दे यू हैव टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन दी सोसाइटी, है ना। तो एम्फेसिस इस चीज के ऊपर है, पैसा जो है एक जगह इकट्ठे नहीं होने देना, ऐसा नहीं होने देना कि मार्केट के अंदर एक ही कंपनी बहुत बड़े साइज की हो जाए। तो MRTP एक्ट ने एसेंशियली लिमिट्स प्लेस की ऑन दी साइज ऑफ द कंपनी, जो कि 25 करोड़ शुरुआती दौर में 1969 में एक लिमिट प्लेस कर दी गई। अगर कोई कंपनी 25 करोड़ से बड़े साइज की है तो इट वाज पुट अंडर ऑब्लिगेशंस ऑफ टेकिंग परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर एनी एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड वेंचर और टेक ओवर ऑफ अदर फर्म्स। अगर वो उससे बड़ी अपने आप को कोई नई जगह खरीद के कुछ काम शुरू करने वाले हैं, कोई नए काम में पैसा डालने वाले हैं, ग्रीनफील्ड दो होते हैं, ग्रीनफील्ड मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड मतलब पुराना ही कोई काम चल रहा था उसी में दोबारा पैसे डाल के उसको रिजुवनेट किया जा रहा है, ठीक है। देन टेक ओवर ऑफ अदर फर्म मतलब किसी और कंपनी को एक कंपनी खरीद ले, तो दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के थ्रू एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, जैसे अभी जियो के शेयर्स बिके हैं, है ना, या कल को जियो पूरा बिक जाए और कोई कंपनी उसको खरीद ले, है ना, तो दिस इज कॉल्ड मर्जर एंड एक्विजिशन। ऐसे अगर कोई कंपनी ग्रो करे तो देन दैट कंपनीज ग्रोथ इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, लिख लो अपने पास, है ना। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए फिर री इन्वेस्ट करे और फिर ग्रोथ करे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो एसेंशियली inorganic growth was prevented, greenfield ventures and expansions were permitted but at the same time had to be as per the government's permissions। तो ये MRTP एक्ट के अंदर जो है लिमिट्स लगानी शुरू कर दी गई, और इन सब कंपनीज को अगर वो 25 करोड़ से बड़ी फर्म्स होती थी तो उनको MRTP फर्म्स या MRTP कंपनीज बोलते थे। ये जो है 25 करोड़ की लिमिट, इसको 1985 में जाके 85 करोड़ कर दिया गया। 1990 के पास जाते जाते इसको 100 करोड़ के आसपास ले गए थे। फिर अल्टीमेटली ये लिमिट जो है वो खत्म कर दी कि जितनी मर्जी साइज जो है कंपनी का बनाया जा सकता है। तो शुरुआती दौर में लिमिट्स रखी, धीरे धीरे रिलैक्स करते गए। वो जो रिलैक्सेशन है उसको हम लिबरलाइजेशन के तौर पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973। अब इस पॉलिसी स्टेटमेंट के थ्रू ना हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स मिलती हैं जो सीधी सीधी प्रीलिम्स में आ जाती हैं, तो बी वेरी केयरफुल है। ओके, सो ए न्यू क्लासिफिकेटरी टर्म दैट इज कोर इंडस्ट्रीज वाज क्रिएटेड। तो ये पहली बार हुआ कि कोर इंडस्ट्रीज का नाम लिया गया। ये कोर IIP नहीं है, मैं पहले से आपको यहीं पे सूचित कर रहा हूं कि इट इज नॉट कोर IIP। उस टाइम पे इसको कोर इंडस्ट्री जिसको बोलते थे उसमें क्या क्या आता है, मिलती जुलती हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूजन आता है। आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें दो चीजें नहीं है,
एक नेचुरल गैस और एक फर्टिलाइजर। अगर ये दो चीजें भी डाल दोगे देन इट बिकम्स योर इंडस्ट्रीज गिवन इन कोर आईआईपी। याद है? अच्छा, नाउ दीज वर टू बी नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, जैसे भी इनको बोलना चाहो आप बोल सकते थे। ठीक है, नाउ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर द रिजर्व्ड लिस्ट। अब ये नया अपने आप में कॉन्सेप्ट है। रिजर्व्ड लिस्ट क्या होता है? रिजर्व्ड लिस्ट उन इंडस्ट्रीज की बात करता है जहां पे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोडक्शन कर सकती थी। लघु उद्योग ही उस इंडस्ट्री में काम कर सकते थे, बड़े उद्योग जो हैं वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते थे। इस तरह की एक सिचुएशन बनाई गई, सो इन विच ओनली स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज कुड बी सेटअप। ये जो है 873 के आसपास आइटम्स थी जो टिल 1991, 1973 में शुरू हुआ और 1991 में आते आते इसकी लिस्ट बढ़ती चली गई कि ये वाली आइटम जो है ना ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, बड़ी इंडस्ट्री बनाएगी ही नहीं। तो 873 आइटम में ना बड़ी सारी चीजें आई, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जैसे कि खिलौने बच्चों के। तो हम जैसों का जो बेचारों का बचपन था ना वो इस पॉलिसी की वजह से खराब हुआ। हमें कोई ढंग के टॉयज नहीं मिले बाहर से जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ सकें, जैसे फन स्कूल, लेगो, इस तरह के टॉयज इसमें आते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे डरावने टेडी बियर्स, लकड़ी के ट्रैक्टर, ये ऐसे टॉयज होते थे जिनसे ना तो अगर आप खेल भी रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, खेल रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई अट्रैक्टिवनेस जैसी कुछ नहीं चीज थी। तो अब जो है नाउ द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, बिग स्केल कंपनीज कैन कम इन, दे हैव देयर R&D, बच्चों को क्या पसंद आएगा। बैक इन द डे नोबडी केयर्ड, खेड़दा फिरन जिथे मर्जी। ओके, सो ये जो लिस्ट थी 873 तक गई और 2015 तक भी कम होते होते इसमें 20 आइटम्स ऐसी थी जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी, जिनमें से फिर टेक्सटाइल एक था। इसी कारण से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाया क्योंकि इस तरह की एक रिजर्व्ड लिस्ट बनाई गई और वर्ल्ड ट्रेड में हमारा उतना पकड़ ही नहीं बन पाई जितनी की बैक इन द डे हुआ करती थी। जब आप इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन कॉटन, मसलिन क्लॉथ, इस सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि बैक इन द डे हमारे ट्रेड का ये बहुत बड़ा पार्ट था, ये खत्म ही हो गया। कारण था क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक लिमिटेड आउटपुट दे सकते हैं, हालांकि उनकी आउटपुट बहुत अच्छे से बिकती है बट वर्ल्ड मार्केट कैप्चर तो नहीं कर सकते ना, वो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही कर पाएंगी। सो ये एक मेजर कंसर्न हुआ। अब 2015 में इसको लेके एक कमेटी की रिकमेंडेशंस आई। कमेटी का नाम है आबिद हुसैन कमेटी और उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्व्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना इसको खत्म कर दो, इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड। तो 2015 ऑनवर्ड ऐसी अब कोई रिजर्व्ड लिस्ट जो है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं तो पहले होता क्या था, अगर वो 20 आइटम भी थी 2015 से पहले, तो अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको बनाएगी तो उसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन था कि 50% ऑफ योर प्रोडक्शन यू मस्ट एक्सपोर्ट एंड ओनली 50% यू कैन सेल इन डोमेस्टिक मार्केट। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि बैक इन द डे ना फोकस था लार्ज वर्सेस स्मॉल। सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ना इस तरह से फोकस चलता था क्योंकि देश ने अभी लिबरलाइज तो किया ही नहीं था, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं था। फोकस बस इतना लगा ही था कि स्मॉल स्केल को भाई प्रोटेक्ट करके रखना है, लार्ज स्केल के कंपटीशन में वो बेचारी फंसी ना जाए, है ना, और लार्ज स्केल उनको टेक ओवर ही ना कर जाए, एक सिंगल कंपनी ही ना खड़ी हो जाए यहाँ पे। ऐसा एक फोकस था। तो यही फोकस की वजह से MRTP एक्ट आता है, यही फोकस की वजह से ये वाली पॉलिसी भी आती है जिसमें हम रिजर्व्ड लिस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, सो इट वाज लाइक अ नैरो फोकस, नॉट अ वेरी गुड थिंग बट इट वाज देयर। अब क्या करें? देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर। नाउ अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में आता है, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर वाज डेवलप्ड व्हिच अलाउड पार्टनरशिप अमंग सेंटर, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे आजकल आप पढ़ते हो ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, तो वैसे ही ये सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर तीनों के अंदर एक गठजोड़ बना के कोई भी एक प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हो। इस तरह का सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज, उस टाइम पे अब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज बड़ी कम थी। 1970s में यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राइसिस। इंदिरा गांधी के आने के बाद 2 वॉर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली उससे पहले भी आ चुकी थी आपके पास, 62 एंड 65। देन 70s में हमारे पास फिर एक वॉर आई 1971 के टाइम पे। तो ये वॉर के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मोर ओवर इस टाइम पे थोड़ा सा ऑयल क्राइसिस भी चल रहा है तो उसके भी प्राइजेस बहुत बढ़े हुए थे। तो फॉरेन एक्सचेंज वॉज इन अ बिट ऑफ स्ट्रेस, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया। और इसमें ना पीनल प्रोविजंस थी कि बंदे का सर्च विदाउट वारंट
है ना, एंड ऑन द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड लाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग कि ही इज नॉट गिल्टी और प्रूविंग हिज इनोसेंस। तो बंदा पकड़ के अंदर करना बस सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी थी, आगे जो काम करना है वो उसकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। तो वही प्रूव करेगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, है ना। तो ये इसमें बहुत ड्रैकोनियन लेजिस्लेशन हम मानते थे, सो फेरा इज वन ऑफ देम। देन ए लिमिटेड परमिशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो शुरुआत हो गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, लेकिन लिमिटेड परमिशन थी। कैसे? विद द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बीइंग अलाउड टू सेट अप सब्सिडरीज इन द कंट्री। तो अपनी कोई एक छोटी सब्सिडरी अगर वो इंडिया में सेटअप करना चाहते थे तो कर सकते थे, बट दे कुड नॉट कम इन फुल थ्रॉटल, और उनको वो सब्सिडरी भी इंडियन फर्म के नीचे कहीं लगाने की एक गुंजाइश दी गई कि चलो ठीक है, आपका मन है तो आ जाओ, है ना, लाइक दिस। सो दिस वाज स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973। बट ये बेचारे आ तो गए। उसके बाद आई रिमेंबर IBM एंड कोका कोला, दीज वर द फर्स्ट 2 कंपनीज टू एंटर इंडिया, एंड दीज वर द कंपनीज टू फर्स्ट 2 कंट्रीज टू बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया जब भी जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई आफ्टर द इमरजेंसी। सो 77-78 में जब वो आए तो उन्होंने इनको बाहर भगा दिया, कंप्यूटर उठा उठा के सड़कों पे मारे कि चलो निकलो बाहर, है ना, तुम हमारी जॉब्स रिप्लेस कर दोगे। क्योंकि इंडिया में ना अभी भी वो जो एक ब्रिटिश कंट्रोल और रजीम के अंदर जो हम रहे हैं, करीब 190 साल के अंदर हमारी गुलामी जो रही, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आज भी हम ये सोचते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो खाई जाएंगी। तो ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। हालांकि आज इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज भी बन चुकी हैं। टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदा ना भाई, तो डर क्यों रहे हो, है ना। तो बट वी हैव टू थिंक टुडे इन अ ब्रॉडर सेंस, वी डोंट हैव टू थिंक इन अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव कि कोई आएगा और हमें कैप्चर कर लेगा। ये तो एंड लेवल पे यू एज अ कंज्यूमर डिसाइड दैट वेदर यू कैन बी कैप्चर्ड और योर इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन कैन बी कैप्चर्ड बाय एनी पर्टिकुलर एंटरप्राइज। यस, बिकॉज गॉन आर द डेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। ओके, अब थोड़ा सा नियो कॉलोनियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म की ऐसे बातें आती हैं थ्योरेटिकल लेवल पे भी। खैर, ये सारी डिस्कशन मेंस में बाद में करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कभी कभी मन चला जाता है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1977। अब इसमें क्या हुआ जी? सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अननेसेसरी एरियाज वर प्रोहिबिटेड। आगी जनता पार्टी, है ना। देन एम्फेसिस ऑन विलेज इंडस्ट्रीज विद द रीडेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो दोबारा से वही एक, जैसे कम्युनिस्ट सरकारें आती है ना, तो वो फार्मर और रूरल, इस पे इनका स्ट्रेस जो है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। देन डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट के रूल में आई, दैट वाज सेटिंग अप ऑफ DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, जो कि आज भी इंडिया में काम करते हैं। जब आपने सुनते हो कि नया कोई आपने काम शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के DIC के पास जाएंगे और वो आपको पूरी हेल्प करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम चल रही है जी। आप अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस चाहते हो तो वो कहाँ से मिलेगा आपको बेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेंगे। तो पूरा एक प्रोसेस एंड टू एंड आपका मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल्स आप यहाँ से सोर्स कर सकते हो, लेबर में हमारे पास ये पूल अवेलेबल है स्टेट के अंदर। सो एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल दे विल ट्राई एंड हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर इंडस्ट्री। दिस इज द जॉब ऑफ DIC, और आज भी ये सक्सेसफुली काम करते हैं। हमारे स्टार्टअप इंडिया मिशन के अंदर दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग दी होल थिंग। तो इस वजह से दे आर गुड थिंग। तो DIC एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो तब से चला आ रहा है 1977 से। Then democratic decentralization got emphasized and Khadi and village industries were restructured. Then serious attention was given on the level of production and the prices of essential commodities on a day-to-day basis or which were of everyday use. तो essentially जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है ना, उसने थोड़ा सा रीअलाइनमेंट करने की कोशिश की कि गांव, गरीब और किसान पे फोकस आ जाए दोबारा से, है ना। To use the famous words of a politician, I don't know who. Then Industrial Policy Resolution 1980. So this particular era, 1980s, it marks the beginning of liberalization, or first phase of liberalization in India. और इस टाइम पे क्या है, ओवरऑल अ लिबरल एटीट्यूड वाज फॉलोड टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट वाज अलाउड अगेन। तो 1980 में दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया, पर आपको टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके आनी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आनी। MRTP लिमिट वाज रिवाइज्ड अपवर्ड टू 50 करोड़ रुपीस, तो 25 करोड़ से 50 करोड़ पे ले गए। देन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज सिंप्लीफाइड, कि अब करीब 30 फॉर्म भरने पड़ते थे पहले, अब वो कम होके थोड़े से 10 फॉर्म कर दिए।
ठीक है। देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985 एंड 1986, ये 1 to 1 साथ के साथ आई। इसमें कोर फोकस क्या है? इक्विटी होल्डिंग ऑफ एमएनसीज इन इंडिया और इंडियन सब्सिडरीज कुड गो अप टू 49% विद इंडियन पार्टनर होल्डिंग द मेजॉरिटी शेयर ऑफ 51%। कहने का मतलब, जब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे अपने पैसे लेके आएगा, एफडीआई जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो किसी कंपनी का 51% या कि मेजॉरिटी शेयर जो है वो इंडियन के पास ही रहेगा और माइनॉरिटी शेयर जो है वो फॉरेनर के पास रहेगा। ये एक रोल लगा दिया गया, लेकिन 49% शेयर भी अपने आप में बहुत होता है टू हैव अ से इन दी मीटिंग्स ऑफ द कंपनी एंड देन टू बी एबल टू एड्रेस वट एवर इज द ट्रबल एंड मे बी गिव अस सम पॉलिसी इनपुट्स एज वेल। ठीक है, तो उनका एक तरह से से बढ़ाया गया। देन एमआरटीपी लिमिट वाज इंक्रीज टू 100 करोड़ रुपीज, तो 25, 50 फिर 100 इस तरह से किया गया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग नाउ रिमेन्ड फॉर 64 इंडस्ट्रीज ओनली, है ना। तो जो सेक्टर्स के आगे इंडस्ट्रीज होती हैं, शेड्यूल ए में जैसे 12 सेक्टर्स रखे गए, अब उसके आगे फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो वो 64 इंडस्ट्रीज को ही अब लाइसेंसिंग रह गई। देन हाई लेवल अटेंशन ऑन दी सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? जो अपकमिंग है, नई आ रही है। सो फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बैक इन द डे ये सनराइज इंडस्ट्री होती थी। आज हम सनराइज इंडस्ट्री बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल ये सनराइज इंडस्ट्री है। खैर, नाउ कम्स योर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अब इतने साल हो गए, आज तो ये न्यू नहीं है, अब तो इसके भी आगे न्यू आने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक आ गया। खैर, देखते हैं अभी क्या था। प्रीलिम्स के एंगल से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देख ही लिया था टेस्ट के अंदर कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, है ना। सो इंडिया वाज फेस्ड विद अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज देयर वाज गल्फ वॉर इन 1991, जिससे ऑयल प्राइसेस एज इट इज बढ़ गए, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो ऑयल इंपोर्ट है वो गल्फ रीजन से होता है। इन्फ्लेशन पीकिंग एट नियरली 17%, 17% के आसपास महंगाई चल रही थी। आमतौर पर हम चाहते होते हैं 4% प्लस माइनस 2%. Then gross fiscal deficit of the central government was reaching 8.4%. हम तो चाहते हैं कि 3% के आसपास रहे, लेकिन ये तो 8.5% के आसपास जा रहा था. Then by the month of June 1991 हुआ ये कि इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज बची थी वो अगले 2 हफ्ते के लिए ही इंपोर्ट कर पाएगा चीज़ें जो उसकी ज़रूरत की हैं, इतनी की ही बची थी. तो ऐसे में लिबरलाइजेशन करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दीज particular reasons. It was not by choice but by compulsion that we had to go for LPG or liberalization, privatization and globalization. ठीक है जी, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या किया गया. So overall industrial policy 1991 के अंदर 8 मेजर एस्पेक्ट्स हैं. ठीक, अब इन 8 मेजर एस्पेक्ट्स को आपने समझना है एक करके. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम. 2 एस्पेक्ट्स को हम बहुत ज़्यादा लेवल पे पढ़ेंगे, प्री के अंदर भी चाहिए वो, और उसमें करंट डेवलपमेंट्स भी हैं. वो है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री. तीसरा इसमें बस ये 2 है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आपको याद है रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी और ये सारे सेक्टर्स हैं जो जिन पे वर्कआउट हुआ है. ओके, अबॉलिशन ऑफ एमआरटीपी लिमिट. हमने बात की कि पहले इसको 25 करोड़ रखा गया कि कंपनी का साइज इतना सा रहेगा, अगर उससे बड़ा हुआ तो फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी कंडीशनैलिटीज हैं जिसको फॉलो करके ही वो कुछ काम कर पाएगी. 25 से फिर 50 किया, 50 से फिर 100 करोड़ किया, फिर अल्टीमेटली बोला कि कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप कंपनी का साइज बढ़ाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम. देन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. तो जो एफडीआई और एफआईआई है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को अलाउ किया गया बाय दिस पर्टिकुलर पॉलिसी 1992 और 1994 के अंदर. एसेंशियल बेसिक इसमें क्या है ये समझिए आप. एफडीआई तब होता है जब कोई बाहर से इन्वेस्टर पैसे लेके आए और खुद यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाए, फिजिकली इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्शन करे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज में भी जाए. तो सारी की सारी एरियाज में वो आएगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज. सिर्फ पैसे ही बाहर से नहीं लेके आ रहा है, ऑपरेशंस भी आएंगे. लेकिन एफपीआई में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं. सिर्फ पैसा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है, तो वो यहाँ आके अगर मर्सिडीज वाले अपना प्लांट लगाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, बेचते हैं, देन दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन एफडीआई.
and let's say there is some financial investment bank, maybe Lehman Brothers, so they invest in our country, so then that's how it goes. पंजाबी एक्सेंट या हिंदी एक्सेंट में पढ़ाओ ना तो मर्सिडीज को भी मर्सिडीज निकलता है ना, चलो कोई बात नहीं. Then FERA was replaced by FEMA, that is Foreign Exchange Management Act. अब वहां पे था रेगुलेशन एक्ट, ये हो गया मैनेजमेंट एक्ट. इसके अंदर क्या किया गया, तो जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थी ना वो हटा दी गई. सो ऑल द ड्रैकोनियन प्रोविजंस, मतलब ड्रैकोनियन मतलब डराने वाली. सो जैसे अरेस्ट विदाउट वारंट है ना, एंड ऑन दी विक्टिम लाइज दी, और ऑन द वन हु इज अरेस्टेड लाइज दी चार्ज ऑफ प्रूविंग इनोसेंस, वो वैसी चीजें हटा दी गई यहाँ पे. देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसमें एक बेसिक सा रूल रखा गया कि अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन वाली कोई सिटी है तो इससे कोई भी इंडस्ट्री जो होगी वो 25 किलोमीटर दूर रहेगी. ये एक बेसिक सा फोकस था, ठीक है. और इसमें खास तौर पे 25 किलोमीटर दूर लगने वाली जो कंडीशन है वो किस पे लगती है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर. जो नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है तो देन इट हैज टू बी एटलीस्ट 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटी. ये बस बेसिक सी इसमें बात थी. देन कंपल्शन ऑफ फेज्ड प्रोडक्शन वाज अबॉलिश्ड. इसका क्या मतलब, फेज्ड प्रोडक्शन में ना ये होता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 5 साल का एक फेज मान लेते हैं हम, फेज 1 फेज 2 इस तरह से, है ना. तो उन 5 साल के अंदर आपकी कंपनी के एक प्रोडक्ट लाइन का एक ही मॉडल आएगा. आप ये नहीं कर सकते कि ये भाई है TUV 300 है एक गाड़ी, और इसके ना ये T4 प्लस है, फिर ये T6 प्लस है, फिर ये T8 है, फिर ये T10 आ गया. ऐसे नहीं होता था. एक गाड़ी है जी TUV 300, बस काम खत्म हो गया, आगे उसके कोई वेरिएंट्स कुछ नहीं है, ठीक है. सो बस ये सिंपल सी बात है. तो फेज्ड प्रोडक्शन में ये था कि यू हैव टू फर्स्ट प्रोड्यूस वन थिंग, देन फेज इट आउट, देन प्रोड्यूस अनदर थिंग. तो दिस इज हाउ यू यूज्ड टू डू थिंग्स बैक इन द डे. तो ये अबॉलिश कर दिया गया 1991 के बाद. आपके सारी गाड़ियों के अलग अलग रेंज और मॉडल्स आ सकते थे. ये तो गाड़ियों के बीच में तो फिर भी चलो हमें लगता है, लेकिन लेट्स से अब एक कंपनी टेलीफोन बनाती है तो टेलीफोन एक ही तरह का बनेगा, वही डायल अप. फेज प्रोडक्शन, जब वो फेज आउट करोगे तभी नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन आप लेके आ पाओगे. खैर, ये रॉ मटेरियल कंजर्वेशन के लिए था, टेक्नोलॉजी हमारे पास लिमिटेड सी होती थी, तो बैक इन द डे चल रहा था, आजकल ऐसा नहीं है. देन कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स वाज अबॉलिश्ड. तो कभी सरकारी लोन लेना पड़ जाए अगर कंपनी को, तो उसको याद है डिबेंचर के अंदर हमने पढ़ा था कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं तो एज इट इज शेयर्स में पे ऑफ किए जा सकते हैं. तो वही यहाँ पे भी सिस्टम था कि डिबेंचर इशू करके आप लोन लोगे सरकार से, और बाद में कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा वो 100%. आपको अल्टीमेटली इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, मतलब कंपनी की ओनरशिप में से कुछ एक पार्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा. ऐसी सिचुएशन रहती थी. तो ये सारे ओवरऑल एस्पेक्ट्स हैं. अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. पहला है डी लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अब सारे सेक्टर्स में नहीं है, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही रह जाएगी. तो चुनिंदा सेक्टर्स कौन से थे, electronics, aerospace and defense equipment, then industrial explosives including detonating fuses, safety fuses, gunpowder, nitrocellulose and matches, then cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes. अब इसमें 1999 तक मैक्सिमम लाइसेंसेस जो देने थे दे दिए, उसके बाद नहीं दे रहे बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू. So fresh licenses have not been granted since then. Then specified hazardous chemicals. सारे hazardous chemical नहीं है, specified हैं. कौन कौन से? अब प्रीलिम्स के लिए लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए हम बात कर रहे हैं. लेकिन you don't have to remember, you just remember hazardous chemicals. ठीक है जी? So hydrocyanic acid and its derivatives, phosgene and its derivatives, and isocyanates and diisocyanates of hydrocarbon not elsewhere specified. For example, methyl isocyanate. तो ये जो केमिकल्स कुछ हैं इनको साइड में रखा गया कि ये नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते विदाउट एनी लाइसेंस. Then distillation and brewing of alcoholic drinks. तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो आपको पता है सरकार ने हर बार पॉलिसी में हाईलाइट रखना होता है. जीएसटी में भी इसको बाहर रखा गया है ना, और यहाँ से भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखें तो लाइसेंस लेके ही कोई प्रोडक्शन करेगा. जरूरी भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड है. जीएसटी में क्यों नहीं लेके आ रहे तो वो सरकार को ज़्यादा मालूम होगा, उनकी टेंशन है.
स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू इन्वॉल्व है ना, इसलिए नहीं लेके आ रहे। चलो, लोकेशनल रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडस्ट्री, जैसे मैंने बात की कि 25 किलोमीटर दूर होना चाहिए from of the periphery of cities having a population of at least 1 million and they must obtain a license in case they are a polluting industry। तो उसी के बारे में ये पर्टिकुलर स्लाइड है। देन डी-रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब ये अपने आप में बड़ी करंट अफेयर की चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है जी, 1991 में गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट railways, atomic energy and atomic minerals along with associated research। तो ये बेसिकली दो सेक्टर्स थे हमारे, एक एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवेज, जो कि लाइसेंसिंग पॉलिसी या प्राइवेटाइजेशन या किसी के अंदर नहीं था, ये सारे का सारा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। 2019 में गवर्नमेंट स्टार्टेड अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन रेलवेज एंड इन 2020, अगर आप अभी करंट अफेयर पढ़ भी रहे हो तो कल परसों की ही बात है, it is taking final shape as a part of COVID-19 package because अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने की बात कर ली है और लोगों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया कि कौन कौन सी ट्रेनें किस किस को दी जा सकती हैं। पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 5% ऑफ रेलवेज के ऊपर ही पड़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। इंडिया में बहुत ट्रेनें चलती हैं, 95% जो रेलवे है वो अब भी इंडियन रेलवेज का ही पार्ट एंड पार्सल है। ओके, देन इन 1920 एटॉमिक एनर्जी was also allowed to be reformed and restructured via PPP mode। तो जो कोविड-19 पैकेज आया था ना, उसमें उन्होंने न्यू हॉरिजॉन्स, जो 5th ट्रांचे ऑफ कोविड पैकेजेस जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिए, उसके अंदर अनाउंस किया था कि एटॉमिक एनर्जी भी अब PPP के थ्रू डेवलप किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो उसको लेके जो गवर्नमेंट की स्लाइड है वो ये वाली थी हमारे पास, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो एस्टैब्लिश रिसर्च रिएक्टर्स इन PPP मोड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने लग जाएंगे। दे विल बी डूइंग रिसर्च रिएक्टर्स इन PPP मोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल आइसोटॉप्स, प्रमोट वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। तो ये रिसर्च के लिए तो अच्छा ही है अगर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहे हैं, कल को इसमें FDI भी आ जाएगा। देन एस्टैब्लिश फैसिलिटीज इन PPP मोड टू यूज इरेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर फूड प्रिजर्वेशन, तो एज इट इज फार्मर के लिए भी अच्छा है। Then link India's robust startup ecosystem to the nuclear sector. Technology development cum incubation centers will be set up for fostering synergy between research facilities and tech entrepreneurship। So essentially ये काम किया गया कि एटॉमिक एनर्जी को PPP मोड के अंदर डेवलप करेंगे, लेकिन सिविल यूज के लिए, डिफेंस यूज के लिए नहीं। बस इतना सा इसमें डिफरेंशिएशन है, वो ध्यान रखना। देन कम्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, इसको लेके थोड़ा सा डिटेल जो दिया है वो क्या है अभी तक। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज टेकन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, दैट इज इनवाइटिंग रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन टू द प्राइवेट प्लेयर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज। तो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होने के लिए ये दे दिया है, जिसके थ्रू 151 मॉडर्न ट्रेन्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड 109 पेयर्स ऑफ रूट्स विल बी प्लान्ड आउट फॉर दी प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशंस। बट जैसे मैंने कहा 5% ही प्राइवेट में आएंगे, 95% फिर भी गवर्नमेंट में रहेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, अराउंड 30,000 करोड़ की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो रेलवेज को मिलेगी, विच इज वेरी गुड फॉर दी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन दी कंट्री। इसको लेके बड़े सारे अब ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या ये कह लीजिए अपोज कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन के पीछे कारण ये है कि अब जो रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि SC ST OBC दे विल गेट रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स बट नॉट इन द प्राइवेट जॉब्स। तो अगर आप रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन आज 5% है, कल को उसको 50% करने में कितना टाइम लगना है, काम शुरू ही होना होता है बस एक बार, है ना। तो बाद में वो जो एरिया ऑफ रेलवेज जहाँ पे वो एक रिजर्वेशन का स्कोप था वो भी खत्म हो जाएगा। तो भाई किसने गारंटी दी थी कि हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी, है ना। तो आज अपने जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स भी हैं, अगर सेंटर के लेवल पे देखोगे तो उसमें हमारे पास आउटसाइड रिक्रूटमेंट तो आ ही रहा है ना। कोई अब कंपटीशन एग्जाम के थ्रू ही लोग वहां पे आ रहे हैं ऐसा तो है नहीं, और वो जो एक पैरेलल रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें तो कोई रिजर्वेशन नहीं कर रखी है ना। So this is the kind of things that we have to be thinking about now. The government and everything is changing.
यू एज अ पर्सन हैव टू डेवलप योर कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, कि आपको भी सरकार सोचे कि यार ये बंदे को ना नीति आयोग के पास बुलाना बड़ा जरूरी है, इसके पास इतने अच्छे सोफिस्टिकेटेड आइडियाज हैं जो कि पूरे देश के लिए बड़े लाभकारी हैं। हम हमेशा से एक सिस्टम के अंदर बंधे आए हैं कि बंदा पहले क्लर्क भर्ती होगा फिर ऊपर तक जाएगा, या फिर सीधा ही आईएएस बनेगा तब ऊपर जाएगा, और उसी को सब कुछ आता है। लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस जो लोगों को है, अब जैसे पैरेलल एंट्री स्कीम के थ्रू अगर नंदन नीलेकानी को लाया जा रहा है या किसी और अच्छे बंदे को लाया जा रहा है जो अपना प्रूव करके कैलिबर पूरी उम्र काम किया है, वो अगर बैठ के किसी चीज के ऊपर पॉलिसी डायरेक्शन देगा तो अच्छी ही देगा, है ना। सो इस वजह से गवर्नमेंट जो है अब थोड़ा सा ओपन ब्रॉड माइंडेड चल रहा है, और ये अच्छी बात है। देश के ओवरऑल विकास के अंदर जिसको भी लाया जा सके, इट इज गुड। हमेशा एक पर्सनल थ्रेट के तौर पे ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जब एलपीजी के सिनेरियो में हम बात कर रहे हो। खुद की कैपेबिलिटी जैसे जैसे लोगों की बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये डर भी धीरे धीरे निकलता चला जाएगा, है ना। मुझे ये लगता है, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन। खैर, देन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये जैसे मैं कह रहा था कि 2019 में आनी थी, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन और इकोनॉमिक डाउनटर्न, अब इकोनॉमिक डाउनटर्न तो 2019 में चलते ही जा रहा है, ऊपर से कोविड आ गया, तो ये बेचारी जो पॉलिसी है बैक एंड पे ही रह गई। तो 1991 के बाद से हमने कोई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग से लॉन्च नहीं की, बस बीच में से एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आया था विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 4 नवंबर 2011, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, विद द एम टू ग्रो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन GDP to 25% by 2022. So the new industrial policy will now subsume this particular national manufacturing policy also. इसके इनको भी बीच में ही ले लेगी। जो इसके फोकस थे, जो गवर्नमेंट ने एज इट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू हमें बताया कि ये पर्टिकुलर फोकसेस होंगे, वो क्या है? एक्चुअल वर्ड इज फोसाई, बट एनीहाउ, प्रमोटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। देन बिल्डिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग इनहैंस्ड एक्सेस टू अफोर्डेबल कैपिटल स्पेशली फॉर MSME, देन स्ट्रेंथनिंग लिंकेजेस बिटवीन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, चीजें बनानी ही नहीं बेचनी भी होती हैं, सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी, enhancing skill development and making doing business easier, ease of doing business index, yes। तो essentially ये कुछ फैक्टर्स थे जिसपे उसको फोकस करना था। प्री के लिए आपको ये फैक्टर्स जो हैं वो पढ़ के जाने हैं, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। देन कुछ और एरियाज हैं जिसपे ये पॉलिसी ने एक्सप्लिसिट फोकस बताने की बात की, दैट इज things like artificial intelligence and using AI for India's economic transformation। तो इसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया अंडर V Kamakoty of Indian Institute of Technology, that is IIT Madras। So they will be seeing कि how artificial intelligence can be utilized for development of industries in India। तो ये जो हम पॉलिसीज अब देखते हैं, जो आपने एवोल्यूशन के थ्रू देखी, they were very much aligned with the कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट वी वर हैविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आज की डेट में हम बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, है ना। तो ये उसी के साथ थोड़ा सा अलाइंड ये पॉलिसीज आती रही हैं। तो टू विजुअलाइज दैट आई हैव पुट दैट इन दिस पर्टिकुलर मॉडल। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 के अंदर जो ज़्यादातर इंडस्ट्री सेटअप था, दैट वाज मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर एंड वीविंग लूम। तो ये बेसिक सी इंडस्ट्री हमने शुरू की थी जिसमें हम थोड़ी बहुत मशीनरी के तौर पे काम कर रहे थे। इंडस्ट्री 2.0 के अंदर थोड़े से प्रोसेस और सुधरते हैं, एंड वी टॉक अबाउट मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वन दैट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू द सेकेंड। देन थर्ड में आता है ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक और मशीन के आगे थर्ड स्टेप, थर्ड जनरेशन में आ गया था हमारे पास, कि अपने आप से सारा कुछ चल रहा है, कंप्यूटर्स की मदद से चल रहा है, और छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के थ्रू सारी चीजें रेगुलेट हो रही हैं। अब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आ चुके हैं। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वर्किंग ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, ताकि एक बंदा यहाँ बैठ के पूरी MNCs भी अगर चला रहा है तो बड़े आराम से चला सकता है, यू नो। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो इसके बारे में बेसिक्स जो हैं दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू एंड यू शुड लर्न। सो बेसिक्स में बस कुछ खास नहीं है, सिर्फ फोकस किसके ऊपर है वो याद रखना है। सो इट इज योर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स एंड सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइसेस। सो दीज काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप आजकल आप गूगल होम यूज कर रहे हो तो लाइट्स फोन से कंट्रोल कर लेते हो। सो दैट इज एसेंशियली व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स
साइबर फिजिकल सिस्टम्स इसी तरह से और 15 चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो ये सारी नेटवर्किंग बेस्ड जो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0। ठीक है, मेंस के लिए आपको जरूर तैयार करना चाहिए दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस IR 4.0 ऑन इंडियन इकोनॉमी, हम उसके लिए कितने रेडी हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस के लिए डेफिनेटली आपको तैयार करने चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है, इसका बेसिक सा मतलब है कि अपनी पहले की गई कोई इन्वेस्टमेंट को अब बाहर निकालना और पैसे वापस जेब में डालना। तो लेट्स से सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर पहले पैसे लगाए थे, अब उसको बाहर निकाल रहे हैं। अब ये जो टर्म है ना डिसइन्वेस्टमेंट, टेक्निकली प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज के लिए यूज होती है, लेकिन इंडिया में हम इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए ही यूज करते हैं ज़्यादातर। सी रंगराजन कमीशन ने 1991 में ही इसको रिकमेंड कर दिया था कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इससे 3 फायदे होंगे। पहला तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स आएंगे, मोनोपोली के चलते इन सबको अब फ्री की खाने की और बिना काम किए आराम से रहने की और एक चलता है एंड आराम से कल्चर बनाने की आदत हो गई है। इनको आप थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ा सा मार्केट एजेंडा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस स्ट्रेस, थोड़ा सा एफिशिएंसी ओरिएंटेड बनाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो शेयर होल्डर्स अपने आप इनके बाल नोचेंगे, उनको काम करने दो। देन एज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस दिस विल बी गुड, बिकॉज आप LPG की तरफ जा रहे हो, तो सरकार को अपना दायरा जो है वो छोटा करना है, फोकस्ड रहना है। ऐसी चीज़ों पे जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है उसको करने दिया जाए, और जहाँ पे ज़रूरत है उधर ही पब्लिक सेक्टर की इंटरवेंशन हो। तीसरा, इट वॉज अ टूल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर बजटरी प्रोसेस ऑल्सो। सरकार को हर बार अपना बजट चलाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, उससे अच्छा ये है कि इनके कुछ शेयर्स बेच के पैसा निकाल लिया जाए और उस पैसे से फिर आप बजट में कहीं जहां पे ज़रूरत है वहां पे खर्च किया जा सके। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य थे डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे। अब फिलहाल की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े चेंजेस आते रहे। वो ये कि 2 तरह से डिसइन्वेस्टमेंट हम करते हैं। एक होती है माइनॉरिटी स्टेक सेल, मतलब जब भी हमें 50% से कम के शेयर बेचने हैं तो वी कॉल इट माइनॉरिटी स्टेक सेल। और दूसरा हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब कंपनी बेचनी हो पूरी की पूरी या ज़्यादातर शेयर्स बेचने हो और गवर्नमेंट का स्टेयर कम करना हो, तो उस टाइम पे इस तरह से हम बात करते हैं। अब आप देखिए, माइनॉरिटी स्टेक सेल की जो पॉलिसी थी वो नवंबर 2009 में कंसोलिडेट हुई और तब से वैसे की वैसे चली आ रही है। इसमें listed public sector undertakings to be first taken to comply with minimum 25% listing norms। मतलब क्या है, अब जिन कंपनीज के ऑलरेडी शेयर बिक चुके थे उनके लिए लिस्टिंग नॉर्म्स हैं। सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने एक नॉर्म दिया था कि 2017 तक आपकी अगर किसी भी कंपनी की लिस्टिंग ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे हो रखी है, ऑलरेडी उसके शेयर बिक रखे हैं, आमतौर पे ना पहले PSUs के अंदर आप 10% के आसपास के ही शेयर बेचते थे, पूरे नहीं बेचते थे। पर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नॉर्म था कि वो 25% से कम प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं उनके शेयर्स नहीं होंगे, टू प्रमोट सीरियसनेस इन द मार्केट, ताकि वही कंपनीज एंटर करें स्टॉक मार्केट के अंदर जिनकी एक सीरियस अप्रोच है कि वो कैपिटल मार्केट में आना चाहते हैं, वो वहां रहना भी चाहें। ये ना हो कि भाई 10% ही चाहिए, चलो दे दो, फिर बाहर निकाल लिए, फिर दे दिए, फिर बाहर निकालिए, ऐसे नहीं होगा। तो सीरियस प्लेयर्स लाने के लिए एटलीस्ट 1/4 ऑफ योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो बनेगा ना, वो 1/4 ऑफ द कंपनी वैल्यू पे बनेगा। तो इस हिसाब से वो 25% रखा गया। ठीक, तो 2017 के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए भी यही 25% लिमिट जो है वो सेट कर दी गई। तो जिनके ऑलरेडी 10% हो रखे थे उनको बोला कि भाई 15 और करो। तो ये इसमें पहला क्राइटेरिया था माइनॉरिटी स्टेक सेल के लिए। देन new PSUs to be listed which have earned a net profit in 3 preceding consecutive years। कम से कम पिछले 3 साल से लगातार उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना चाहिए, तभी उसके शेयर्स जो हैं वो सेलिंग में आएंगे। देन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO विल बी ऑन अ केस टू केस बेसिस। जितनी हमें किसी एक सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए उस तरह से हम FPO लेके आएंगे। फिर एक नया डिपार्टमेंट बना, दैट इज दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। सो एसेंशियली ये पुराने डिपार्टमेंट को जो कि ये सारा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैंडल करता था उसका नाम नया दे दिया गया। ओके, टू आइडेंटिफाई PSUs एंड सजेस्ट डिसइन्वेस्टमेंट इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। तो मतलब क्या है कि जो लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से PSUs में माइनॉरिटी स्टेक सेल करना है,
उसकी लिस्ट बनाने का जिम्मेदारी दीपम को मिला इन कंसल्टेशन विद दी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही रहेगा, लेकिन बस बात इतनी सी है कि दीपम विल क्रिएट अ लिस्ट और वो एक एडवाइजरी लिस्ट होगी। उस लिस्ट को फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो यस करेगी तो माइनॉरिटी स्टेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अब LIC का IPO आ रहा है, तो उसके अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अब दीपम ने डिसीजन ले लिया कि भाई LIC के अंदर लेके आएंगे। रीजन क्या है, LIC पिछले 3 साल से कंसेक्टिवली प्रॉफिट बना रहा है, नॉट जस्ट 3, उससे भी पहले, तो इसलिए ला सकते थे। तो जैसे ही ये लिस्ट आएगा उसमें LIC का नाम है, ओके करने वाली अथॉरिटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। हमारे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं इनफैक्ट यही कमेटी मेन तौर पे ले रही है। देन दूसरा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज सेलिंग 50% और मोर शेयर्स ऑफ PSUs। 50% से कम होगा तो हम पहले क्या बोलते थे, टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, अब उसको बोलते हैं माइनॉरिटी स्टेक सेल। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में 50% या उससे ज्यादा के शेयर बेचने हो तो ये वर्ड यूज होता है। अब ये इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, प्रोसेस नोट कीजिए आप। इट इज डन थ्रू द कंसल्टेशन अमंग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड नीति आयोग। तो यहाँ पे दीपम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नीति आयोग की इन्वॉल्वमेंट है। नीति आयोग टू आइडेंटिफाई PSUs, पहले क्या हो रहा था, दीपम विल आइडेंटिफाई PSUs एंड एडवाइज ऑन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो नीति आयोग एक लिस्ट अब सबमिट करेगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। इस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से जाने से पहले एक और स्टेप इन्वॉल्व है, core group of secretaries on disinvestments. They will consider the recommendations of Niti Aayog to facilitate the decision making by Cabinet Committee on Economic Affairs and supervise and monitor the implementation of the process. तो यहाँ पे अब 3 institutions हैं। सबसे पहले ministries, departments in consultation with Niti Aayog. So they will create a list. This list will go to core group of your directors or secretaries. So this one core group of secretaries on disinvestment, ठीक है। तो इसके पास जाएगी। अब ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जब फाइनल अथॉरिटी के लिए फिर इस लिस्ट को पढ़ेगा और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिर इस पे डिसीजन लेगी। जब फिर एक IPO या FPO जो भी लेके आना होगा उसको भी ओवरसी कौन करेगा, यही कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक सेल जब 50% से ज्यादा शेयर बेचने हैं तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला है, और माइनॉरिटी स्टेक सेल जब करना हो तो फिर 2 स्टेप फॉर्मूला है कि दीपम लिस्ट बनाया मिनिस्ट्रीज के साथ बातचीत करके और CCA को सौंप दी और एज इट इज IPO FPO में चला गया। ठीक है जी, ओके। अब याद होना चाहिए इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता था। नहीं याद तो दोबारा से देखो कैपिटल मार्केट वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ओके, नाउ बाय अप्रैल 2020 57 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर हमने ऑलरेडी उनकी लिस्टिंग कर दी है और करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट अब तक हो चुकी है। 2021 के अंदर अब हम 2020-21 के बजट के अंदर हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि LIC का भी IPO आएगा, जैसे हमने बात की। एंड प्रेजेंटली भी गवर्नमेंट के काफी हाई एम्बिशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसइन्वेस्टमेंट और वहां से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स आ सकती हैं। अब जो ये पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको सरकार किस तरह से मैनेज करती है, ये भी प्रीलिम्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमने एक फंड सेटअप किया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जनवरी 2005 के अंदर। तो जो सारे डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स थे वो इस फंड में जाया करते थे, और इसका फिर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट का तरीका निकाला गया कि ये फंड जो है उसका अमाउंट कम नहीं होगा, लेकिन इसमें से आप 75% एनुअल इनकम ऑफ दिस फंड विल बी यूज्ड टू finance selected social sector schemes which promote education, health and employment, and the residual 25% of annual income of the fund will be used to meet capital investment requirements of profitable and revivable PSUs. तो इस तरह से बात रखी गई। तो इसका जो कॉर्पस है that was permanent in nature, ये एक मेन इसमें बात रखी गई। लेकिन 2009 में इसकी एक बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई, फिर 2013 में फिर रिस्ट्रक्चरिंग हुई। 2009 की रिस्ट्रक्चरिंग का कारण था 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके अंदर आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस की कमी आ रही थी और एक फिस्कल स्टिमुलस देना था। अब कई बच्चे पूछ रहे थे फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है। तो भाई जब सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, खर्चा बढ़ा दे, कंजम्पशन बढ़ा दे,
ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम बढ़ पाएं, डिमांड दोबारा से रिवाइव कर पाएं। इसको फिस्कल स्टिमुलस बोलते हैं, तो जो कि बजट के थ्रू सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, है ना। तो ये करने का एक सिस्टम करना था, इसलिए 2009 में NIF का जो कुछ पार्ट था उसको बजट के लिए यूज किया गया। 2013 में फिर वही सिचुएशन आ रही थी, तो फिर से इसको सिस्टमैटिकली ही बना दिया गया कि भाई अब आगे से इसको यूज करना कैसे है, अभी वो सिस्टम ही फाइनल कर दो। तो वो सिस्टम क्या है जो कि आज की पॉलिसी भी है, दैट इज द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट व्हिच आर कमिंग इनटू द NIF, यू नो, नाउ दे विल बी क्रेडिटेड टू द एग्जिस्टिंग पब्लिक अकाउंट्स। आपको याद है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स, ये 3 मेजर अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर द हेड NIF। तो पब्लिक अकाउंट का एक हेड बना देंगे NIF, एंड दे वुड रिमेन देयर अंटिल विड्रॉन और इन्वेस्टेड फॉर द अप्रूव्ड पर्पस। मतलब अब क्या है कि वो परमानेंट कॉर्पस नहीं रहा, अब वो कॉर्पस कम हो सकता है, अगर अप्रूव्ड पर्पस के लिए खर्चना है तो खर्च सकते हैं उसमें से। अब वो अप्रूव्ड पर्पस क्या है जी, सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स बीइंग इशूड बाय CPSE। अगर एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर्स खरीदने पड़े तो सरकार इस फंड में से पैसा निकाल के यूज कर सकती है। एक तरह से री इन्वेस्टमेंट का ये तरीका हो गया, और ये री इन्वेस्टमेंट आमतौर पर तब होती है जब सरकार अपना 50% प्लस शेयर एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मेंटेन करना चाहती है। ठीक, देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू CPSEs टू प्रमोटर्स। तो यहां पे भी 50% से ऊपर अगर शेयर सरकार मैनेज करना चाहती हो तो इसलिए ये किया जाता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में होगा, लेट्स से सरकार चाहती है कि ये वाले पर्टिकुलर PSU के शेयर्स RBI के पास रहें, ये वाले पर्टिकुलर PSU के शेयर्स जो हैं लेट्स से नेशनल हाउसिंग बैंक के हैं तो इसके पास रहें। तो ये बेसिक कंसर्न है इसके पीछे। देन अगर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए यूज करना पड़े, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन रीजनल रूरल बैंक्स, NABARD, Exim Bank, और that is Export Import Bank, और इक्विटी इन्फ्यूजन इन मेट्रो प्रोजेक्ट्स, और इन्वेस्टमेंट इन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ये क्या होता है, कौन बताएगा? चैट में लिख के बताओ, किसी को मालूम है तो। So this is the fast breeder reactor of India, FBR, to convert your thorium into platinum, plutonium, not platinum, thorium into plutonium, which is fissionable material. You have a fast breeder reactor, okay, and that is going on as a non-commercial or experimental project under this Bharatiya Navikiya Vidyut Nigam Limited, खैर, एंड यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली मिनरल यूरेनियम को हैंडल करने के लिए। देन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रेलवेज टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये सब जगह पे ये यूज हो सकता है। अब 2020-21 पे बजट के अंदर हमने करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा हुआ है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक है, और इससे ज्यादा भी हम डिसइन्वेस्टमेंट शायद कर दें इस बार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर जितना टारगेट होता है उससे कई बार एक्सीड भी कर जाती है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरऑल इंडस्ट्री के सिनेरियो को अपबीट बनाने के लिए लिए हैं। सो आई हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू दीज इनिशिएटिव्स, एंड आई वांट कि आप इनको एक बार पढ़ें। इसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, सबकी डिटेल्स हैं। लाइक आई सेड, मैं स्कीम्स डिस्कस नहीं करूंगा, इनको आपने पढ़ना है। फोकस आपका होना चाहिए स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, और टारगेट ग्रुप क्या है। ये 3 फोकस आपने ध्यान में रखते हुए स्कीम्स पढ़ लेनी है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को एक बार जस्ट हैव अ लुक। कुछ चीजें जो डिस्कस करने वाली हैं बस उतनी ही मैं स्कीम्स को लेकर डिस्कस करूंगा, अदरवाइज इस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर है। दैट इज फॉर योर ओन पर्सनल कंजम्पशन। मुझे लगा कि आपके लिए इधर उधर से आप बाद में जो मटेरियल इकट्ठा करोगे, मैं ही एक जगह इकट्ठा करके आपको स्ट्रीमलाइंड मटेरियल दे दूं, सिंगल सोर्स नोट्स आपको मिल जाए, ताकि इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि फिर आपका एक क्वेश्चन रहता है कि सर कोई होर बुक रेफर करने की लोड़ तो नहीं, रमेश सिंह पढ़ लिए है ना, NCERT पढ़ के गल बन जूगी। सो दैट बेसिकली जो आपका कंसर्न रहता है वो यहाँ पे एड्रेस्ड है। आई हैव पुट इन एवरीथिंग। करंट अफेयर का भी कुछ एस्पेक्ट था, जैसे कि कोविड-19 पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें दी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। फिर सिमिलरली स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये एक डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, उसका भी कुछ एक बहुत मैसिव चंक था जो अदरवाइज अगर आप पढ़ने बैठते तो शायद खत्म ही ना होता। तो उसमें से प्रीलिम सेंट्रिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी मैंने इसी डॉक्यूमेंट में डाल के रखी है,
ठीक है, तो आपने उस सारे को ये नहीं सोच लेना सर ने लेक्चर में तो पढ़ाया नहीं, भाई ये पढ़ाने का नहीं था, ये आपको सिर्फ देने का था, ताकि एक सिंगल सोर्स आपके पास बन जाए। जो उसमें से डिस्कस करने वाली चीजें हैं हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, समझने वाली चीजों को डिस्कस करने का फायदा है। जो सिर्फ पढ़ के ही आपने आगे बढ़ जाना है तो वो कोई आइडिया नहीं, उसको आप बस एक रीडिंग दोगे आपको समझ आएंगी आराम से, बेस्ड अपॉन आपने जो इतनी इकोनॉमी पढ़ रखी है आप उसको आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा स्टार्टअप की तरफ। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसपे फोकस करना है प्रीलिम्स के एंगल से, तो ध्यान से देखिए। सो एक स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स वेबसाइट। नाउ इट सेज it will remain a startup up to 7 years from the date of incorporation or registration। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जब इनकॉर्पोरेट हो गया या रजिस्टर करा लिया, उसके 7 साल बाद तक 7 years तक वो स्टार्टअप ही रहेगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इट विल बी 10 years। तो ये पहली डेफिनेशन होगी कि स्टार्टअप के लिए। दूसरा, incorporated as a private limited company or registered partnership or limited liability partnership। तो इनमें से 3 में से एक आपको करना पड़ेगा to become as a startup। Then with an annual turnover not exceeding rupees 25 crore for any financial year since incorporation or registration। तो 25 करोड़ से नीचे नीचे की एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए। इसको भी अब रिवाइज किया जा सकता है कंसिडरिंग कि एमएसएमई की डेफिनेशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं, तो ये भी शायद अब धीरे धीरे गवर्नमेंट रिवाइज करना शुरू करे। खैर, एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। तो ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टअप बनाने के लिए आपने पुरानी कंपनी को तोड़ के बोला कि ये जो सेकंड पार्ट बना है ये स्टार्टअप है, मेरी पुरानी कंपनी चली आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा। Then working towards innovation, development और improvement of products, processes और सर्विसेज। तो मतलब कुछ नया लेके आए, ये ना हो कि पुराना ही आप पहले भी चप्पलें बन रही थी आप भी चप्पलें बना रहे हो वैसे ही बन रही थी जैसे पहले बन रही हैं, सो वो स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। थोड़ा इनोवेटिव एंगल उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस के टाइप पे होना चाहिए। चाहे आप चप्पल ही बनाओ, लेकिन फिर से बात ये रहेगी कि नई टेक्नोलॉजी से लेके आ रहे हैं भाई, उसमें कॉस्ट कटिंग है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो रहा है या कुछ भी है। सो ये इस तरह से एफिशिएंसी की एटलीस्ट बात होनी चाहिए, तभी आपको वो सारी कंडीशंस जब आप फुलफिल करेंगे तब आपको स्टार्टअप के तौर पे लिया जाएगा। ठीक है, अब स्टार्टअप को जब बन जाता है तो बेनिफिट्स क्या क्या है देखिए। तो पहला तो सेल्फ सर्टिफिकेशन है। 9 एनवायरमेंटल एंड लॉट ऑफ लेबर लॉज जितनी भी है इंडिया में, सबके लिए वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि हाँ जी मैं इन सब चीजों को फुलफिल करता हूं। दूसरा है टैक्स एग्जेम्पशन। तो बनने के 3 साल बाद तक इनको एज इट इज टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन कैपिटल गेन्स एज वेल एज इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। तो बेसिकली जो ओवरऑल एग्जेम्पशंस हैं वो यहाँ पे काफी टैक्स के लिए दी गई हैं। देन इजी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर ठीक से नहीं चल रही देन 90 days अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 will be there for you to wind up and move on to your next project। तो ये नहीं कि एक बंदे ने एक प्रोजेक्ट किया लाइफ में और फिर फेल हो गया तो फिर वो बंदा ही फेल हो गया। He can always keep moving because entrepreneurial talent जो है इंडिया में उसको एक्सप्लोर करना है इसी स्टार्टअप के प्रोसेस के थ्रू। देन स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन एंड आईपीआर प्रोटेक्शन। सो बेसिकली आप जब भी अपना पेटेंट फाइल करेंगे तो 80% रिबेट मिलेगा हर पेटेंट के ऊपर, तो खर्चा कम पड़ेगा आपको। देन ईजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट से जब भी कुछ खरीदारी करनी होगी तो वहां पे इनको लिस्ट करने की हिदायत दी जाएगी एज अ सेलर, और इनसे प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार जो है सामान खरीदेगी। देन देयर इज अ सिडबी फंड ऑफ फंड्स। सो दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू स्टार्टअप्स थ्रू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये क्या होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? आमतौर पे आप इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। इनका ऑल्टरनेटिव अगर कोई हो तो उसको बोल देते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बस। अब इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, अगर आप इसके डीप में जाओगे तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो कि सेबी के हिसाब से हैं, तो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के लेवल पे या पीसीएस के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। वो बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन आता है तो फिर उतना ही करना होता है, नहीं तो इस तरह से आप पूरी कैपिटल मार्केट अगर पढ़ने लगे तो फिर एमबीए फाइनेंस की इक्विवेलेंट पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो लघु उद्योग, सूक्ष्म और लघु उद्योग है ना, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा,
अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, इनकी पहली बार जब डेफिनेशन दी गई तो दैट वाज इन दी MSME एक्ट 2006, जो ठीक तरीके से कंसोलिडेटेड सिस्टम से डेफिनेशन आनी शुरू हुई। अब जी डेफिनेशन जब आई तो उस टाइम पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया पे ये डेफिनेशन आया, एंड दैट इन्वेस्टमेंट वाज इन प्लांट एंड मशीनरी। तो 2015 का एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग MSMEs आर डिफाइंड, तो सीधी सी एक आंसर देना था इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब इस डेफिनेशन में चेंज आ गया है। इन द कोविड-19 रिफॉर्म पैकेज दे हैव मेड इट फुली नोटिफाइड कि इन्वेस्टमेंट प्लस अब क्या हो गया है, एनुअल टर्नओवर। अब ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बन गई है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जस्ट टिल देन ये देखो कि इनका रोल क्या है और कितना का इनका दायरा है। तो करीब 6 करोड़ MSMEs हैं इंडस्ट्री में अभी हमारे कंट्री के अंदर, और करीब 11 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ पे काम करते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, उसका 45% हिस्सा जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही मैन्युफैक्चर करती है, जितनी भी इंडिया में गुड्स बनती हैं, ठीक है। और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इवन कंट्री के, उसमें भी करीब 45 से 50% हिस्सा जो है वो MSME का ही है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज परस्पेक्टिव, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम कंट्रीब्यूशन टू GDP परस्पेक्टिव, है ना। अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है बार बार इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज लेके आती रहती है। अब जो पुरानी डेफिनेशंस थी MSME एक्ट 2006 की, उसमें बेसिक नोट करने वाली बातें जो हैं 2-4 वो देख लेते हैं। तो पहले गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशंस आया करती थी। मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स के लिए जो एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, उनके जो लिमिट्स थे इन्वेस्टमेंट के वो थोड़े हाई थे, और सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़े से लो थे। बस इतना याद रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या थे। रट्टा किसको मारना है, इसको मारना है, नेक्स्ट वाले को। अब जो नए डेफिनेशन है उसके अंदर कैपिटल एंड टर्नओवर, कैपिटल का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से है, ठीक है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हो सकती है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो वो आपकी कैटेगराइजेशन है। तो दिस इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन हैपन, ओके। सो 1 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड वगैरह नहीं लेते हम, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, तो वो है माइक्रो। 10 करोड़ है तो स्मॉल, 50 करोड़ है तो मीडियम। साथ ही साथ दूसरी डेफिनेशन भी लगानी है, दैट इज टर्नओवर। सो अगर 5 करोड़ तक की टर्नओवर कर रहा है तो माइक्रो, अगर 50 करोड़ कर रहा है तो स्मॉल, 250 करोड़ कर रहा है तो मीडियम, ठीक है। अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई अगर तो इन्वेस्टमेंट हो इतनी लेकिन टर्नओवर निकाल रहा हो इतनी, तो फिर क्या होगा भाई, फिर हम उसको मीडियम एंटरप्राइज ही बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने हैं, तभी तो 2 क्राइटेरिया देने के पीछे फंक्शनैलिटी है। पहले क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट दिखाते कम लेकिन बिजनेस ओ बल्ले बल्ले, है ना। तो फिर GST में जो टैक्स भरना होता था वो टैक्स कम भरते थे, प्रॉफिट ज्यादा निकालते थे, ये काम करते थे। और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट दिखाते ही नहीं थे, जानबूझ के कहते थे ये तो मैंने सेकंड हैंड लिया जी, ये देख लो बिल बड़ा छोटा सा इसका, तो है ना। तो इस वजह से दे वुड रिमेन माइक्रो, क्योंकि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम रहने के ना बड़े फायदे हैं, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। उन फायदों के चलते अगर आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं 2018-19 वाला, उसमें ना एक पूरा चैप्टर वॉल्यूम 1 में डेडिकेटेड है दैट इन इंडिया यू नो मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वुड वांट टू रिमेन स्मॉल। उनको एक पर्टिकुलर नाम तक दे दिया गया, ड्वार्फ्स, है ना। तो इसका क्या कारण है, एक समझने की बात है। देखो, ड्वार्फ उसको बोलते हैं ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें ना एम्प्लॉयमेंट तो हो लेस देन 100, मतलब 100 से कम लोग वहां पे काम कर रहे हो, और एज ऑफ कंपनी हो या एज ऑफ MSME इज मोर देन 10 years, 10 साल से पुराना है लेकिन 100 से कम बंदी मेंटेन करके रखें। 100 से कम रहने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिफाई करेगा, और बहुत सारे ऐसे लॉज होंगे जिनमें उसके लागू नहीं होंगे, और वो एज इट इज जो अफसरशाही है उससे थोड़ा बचा रहेगा, है ना। तो इसीलिए, और बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट उसको देगी इफ इट रिमेन्स स्मॉल। तो एक इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से एट द लेवल ऑफ पॉलिसी
मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वुड वांट टू रिमेन स्मॉल रादर देन ग्रोइंग बिग। वो क्या करते कि एक नई स्मॉल स्केल ही और खोल देते बजाय कि उस लिमिट को क्रॉस करने के। तो इस वजह से हमारा जो है ये 6.5 करोड़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन रखी है वो इसी वजह से है। इस प्रोसेस को एंसिलराइजेशन बोलते हैं। ओके, अगर मैं एक बड़ी कंपनी को तोड़ के 2 छोटी कंपनियां बना दूं और फिर उसको तोड़ के एक और 2 छोटी कंपनियां बना दूं, तो दिस इज कॉल्ड एंसिलराइजेशन। एंसिलरीज और उसके छोटे छोटे पार्ट्स, या आप कह लीजिए वो एक कंपनी के बनाते चले जाते हैं। पहले ये काम किया था MRTP ने, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ने, कि वो साइज छोटा रखने के चक्कर में लॉ बना दिया कि भाई 25 करोड़ से बड़ी कंपनी होगी तो गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो उसकी वजह से एंसिलराइजेशन हो रहा था। अब गवर्नमेंट के बेनिफिट्स देने की वजह से एंसिलराइजेशन हो रहा है। तो दोनों तरफ से ये जो साइज कंपनी का टूटता चला जाता है। इसी वजह से मेजर एक ट्रबल और आता है कि हमारी जो ओवरऑल लेबर है जो इनमें काम करती है, उनको भी कोई खास वर्किंग एनवायरनमेंट, कोई वर्क सेफ्टी मेजर्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स ऑफ पे, ये सब चीज़ें इंश्योर करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। और ओवरऑल एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर नहीं होता। खैर, तो इन सब के चलते अब जो ये इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, दे विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स फॉर MSME। ठीक है, कोविड-19 के चलते भी कुछ एक स्पेसिफिक मेजर्स MSME के लिए अनाउंस किए गए थे जो हमें समझने हैं, तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट इज ₹3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर MSMEs टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटीज बाय रॉ मटेरियल्स एंड रीस्टार्ट बिजनेसेस were to be sanctioned. Then revision of MSME definition to render maximum benefit to the sector, तो ये अनाउंस हो गया है। Then disallowing global tenders in procurement up to ₹200 crore to create more opportunities for MSME, तो 200 करोड़ तक का कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है सरकार ने तो MSME से करेगी और ग्लोबल टेंडर्स नहीं लेगी, ये है। और सिर्फ MSME नहीं है, इन्होंने ना बड़े क्लेवरली यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर लिखा है, तो उसमें लार्ज स्केल कंपनी भी आ सकती है पर होनी डोमेस्टिक चाहिए। ओके, एंड क्लियरिंग ऑफ MSME ड्यूज बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विद इन 45 डेज, कि इनकी जो पेमेंट्स हैं वो बेचारों की पेंडिंग ना पड़ी रहे और सरकारी बाबुओं के पास चक्कर ना मारते रहे कि भाई हमारी पेमेंट दे दो, तो ये ना हो। ठीक है, देन कोलैटरल फ्री जो ऑटोमेटिक लोन्स हैं उसमें थोड़ी सी कंडीशनैलिटीज भी हैं। ₹3 लाख करोड़ का होगा for those firms with ₹25 crore outstanding, जिनका ऑलरेडी बड़ा है, और एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़। तो उन्हीं फर्म्स को ये लोन का एक पार्ट एंड पार्सल मिलेगा। लोन का टेन्योर है 4 years एंड मोरेटोरियम ऑफ 10 months टू बी ऑफर्ड, कि मतलब पहले 10 महीने इसमें कोई किस्त नहीं लगेगी। 100% क्रेडिट गारंटी टू बैंक्स एंड NBFCs on the principal and interest will be given by the government. Offer will be valid till October 31st, 2020. जिसने लोन लेना है ले ले। And no fresh collateral is required. ठीक है, कोई उनको अलग से एसेट्स दिखाने की जरूरत नहीं है ये लोन लेने के लिए। एंड नो एक्स्ट्रा फीस टू बी चार्ज्ड, जो प्रोसेसिंग फी है लोन अकाउंट के लिए वो नहीं देनी पड़ेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के चलते देखने को ये नजर आता है कि ज्यादातर बड़ी फर्म्स जो है उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि MSME तो ना ऐसे भी हो सकते हैं कि आई टुडे गो एंड रजिस्टर माई सेल्फ एज एन MSME एंड दैट्स इट, मैं अपने आप में एक MSME बन गया। पर क्या मुझे ये 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा? नहीं। है ना, तो दिखाने की बात और है, ग्राउंड लेवल पे बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ओके, नाउ फॉर द स्ट्रेस्ड MSMEs there is a 20,000 crore liquidity through subordinate debt based scheme and government to provide ₹4,000 crore to CGTMSE, ये क्या था? Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises। ठीक है, so साथ ही there is a fund to infuse 50,000 crore equity into MSMEs, those who are viable and eligible। अब ये eligibility conditions यहाँ पे फिर आ जाएंगी। Then corpus of 10,000 crore through मदर फंड एंड डॉटर फंड फ्रेमवर्क, मतलब एक ऊपर फंड बना होगा, उसके नीचे फिर डॉटर फंड बना होगा, उससे नीचे MSME को पैसा जाएगा। इस तरह का सिस्टम बनाने की कोशिश की। देन टू हेल्प MSMEs एक्सपैंड कैपेसिटी एंड इवेंचुअली गेट लिस्टेड। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें से प्री से याद क्या करके जाएंगे, तो प्रीलिम्स में ना इन सारी स्टेटमेंट्स को एक वन रीडिंग देनी है बस आपने। आपको वो सीधा सा पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ MSME सेक्टर, बस इतना सा कुछ पूछ सकते हैं। या पोस्ट पैंडेमिक और इन द कोविड-19 रिलीफ पैकेज और इन द आत्मनिर्भर भारत अभियान हैशटैग
you know, what all measures were or which of the following measures were taken by the government for small scale industry. तो ये जो statements है ना वहाँ पे identification में help करेंगी prelims में, इसलिए ये statements मैं आपको पढ़ पढ़ के दोबारा सुनाई ताकि आपको याद रहे और पेपर में आपने ये करके जानी है एक बार, ये जरूरी है, ठीक है। देन अब ये थोड़ा सा ना मीन्स एंगल है और इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, जब हम उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट बढ़ा रहे हैं तो जो फेयरली लार्ज कंपनीज थी वो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ब्रैकेट में आ जाएंगी, ठीक है। पहले ही जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे ना उनको अगर उनका क्रेडिट में हिस्सेदारी देखो तो हमेशा से कम ही रही है जो क्रेडिट ऑफ टेक बैंकों से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रहा है, और ज्यादातर मिड साइज्ड या लार्ज कंपनीज का ही ज्यादातर बैंकों से क्रेडिट ऑफ टेक रहा है। तो अगर अब ये कंपनीज भी नीचे के ब्रैकेट में चली गई तो इतना जो पोर्शन ऑफ क्रेडिट उनको पहले ही मिलता था बैंकों से, क्योंकि बैंक के पास देने के लिए पैसा तो उतना ही है ना, वो और भी कम हो जाएगा। और बैंक्स को हमेशा ऊपर की कंपनीज को पैसे देने में मजा आता है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है डेफिनेटली पैसा हमारा वापस कर देंगी। हालांकि बाद में पता लगता है कि विजय माल्या निकला या नहीं ये बंदे का तो बहुत बार यूज किया बेचारे का, है ना। अब भाई ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंदर आता है तो हम डेफिनेटली जो कह रहे हैं इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर एक्ट इस पर्टिकुलर बंदे के लिए बनाया गया जो पैसा लेके भागा था। खैर, नाउ रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एमएसएमई। अब ये जो सारे अलग अलग मेजर्स एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने उठाए हैं उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन डेवलपमेंट करना पड़ा, दैट इज चैंपियंस। अब ये एक वेबसाइट है, अब इसके थ्रू इट इज अ पोर्टल एंड इट इज नॉट ओनली हेल्पिंग hand holding MSMEs in present situation but also providing guidance to grab new businesses। तो जो existing small scale industries हैं और नए आने वाले हैं सबको ये हेल्प करेगा। इस तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो इस बंदे की शक्ल देख के तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूं। खैर, देन आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब इसके तहत भी ना बहुत सारे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी, और सेक्टर स्पेसिफिक भी, कोल के लिए अलग, एविएशन के लिए अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग। तो ये इंसेंटिव्स की लिस्ट मैं आपके पास छोड़ रहा हूं, ठीक है। कुछ एक पार्ट्स हैं जो इसमें से हमने डिस्कस करने हैं, बस वही डिस्कस करेंगे। बाकी एज इट इज आपको इसको एक बार रीडिंग दे लेनी है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि आई हैव कंपाइल्ड द इंटायर मटेरियल फॉर यू, ठीक है। रीडिंग देके देन यू जस्ट मूव ऑन टू योर प्री, डोंट गेट वेरी सेंटी। जिसके बारे में सेंटी होने की जरूरत है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो फोकस करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं वो ध्यान से देखते हैं। पहला, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस थ्रू एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो जो एक रेड टेपिज्म इन्वॉल्व होता था हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट क्लियरेंस को लेके, उसको दूर किया जाएगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स जल्दी मूव ऑन कर पाएंगी। फिर हर मिनिस्ट्री के अंदर एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा इन ईच मिनिस्ट्री, ओके। इट इज नॉट गोइंग टू बी इन वन मिनिस्ट्री। प्री में आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बनेगा जी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनेगा, तो इट इज इन ऑल मिनिस्ट्रीज टू प्रिपेयर इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स, कोऑर्डिनेट विद इन्वेस्टर्स, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक लिस्ट बनाएगा ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल अपने अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से कि यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ठीक। तीसरा, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस टू compete with each other। So basically competitive federalism जैसा प्रमोट किया जाएगा। Then incentives will be given for promotion of new champion sectors। इसमें कौन कौन से आते हैं? सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवांस्ड सेल बैटरी स्टोरेज, ठीक है। दूसरा जो फोकस है वो स्पेस एक्टिविटीज को लेके है, जहां पे इंडियन प्राइवेट सेक्टर विल बी नाउ अ को ट्रैवलर इन इंडियन स्पेस सेक्टर्स जर्नी। तो बेसिकली अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इसरो की बाकियों के साथ हो सकती है एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। सो ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज विल बी देयर in and they can participate in satellites, launch space-based services. They can also be a part and parcel of the policy and regulatory environment, and use of ISRO facilities will be allowed to private sector for their ventures. Future projects in planetary exploration will also involve private sector, and liberal geospatial data policy will be there for providing remote sensing data to tech entrepreneurs, ठीक है। अब जो फिफ्थ ट्रांच आया था इकोनॉमिक पैकेज के अंदर कोविड-19 के अंदर, उसमें कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स थे जो कि इंडस्ट्री के लिए बड़े अच्छे से काम करेंगे। पहला, आईबीसी रिलेटेड कुछ मेजर्स हैं जिसमें ये बोला गया कि देयर विल बी मिनिमम थ्रेशोल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स
एंड दैट विल बी समवेयर नियर 1 करोड़ रुपीज। पहले 1 लाख था, तो 1 लाख भी किसी कंपनी ने किसी का बकाया देना ना तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर उसको घसीट लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। देन स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमईज विल बी देयर। उनके लिए ये रखा गया है कि भाई वो अपनी कंपनी वापस खरीद सकते हैं, बाकी किसी में ये अलाउड नहीं है। सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अप टू 1 ईयर, तो अभी स्टार्ट नहीं होंगी क्योंकि इस पीरियड के अंदर तो बहुत सारी इंसॉल्वेंसीज आ सकती हैं। इंपावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड कोविड-19 रिलेटेड डेट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट अंडर द कोड। तो जो कोविड-19 में अब नया डेट लेना पड़ा तो उसको आप डिफॉल्ट में नहीं लेके जा सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसमें क्या किया गया है, वायलेशन इन्वॉल्विंग माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स, इसको क्रिमिनलाइज से डीक्रिमिनलाइज किया और बोला कि ये नॉर्मल प्रोसेस से ठीक कर लिए जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शंस हैव बीन शिफ्टेड टू इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म, मतलब जिनके तहत पहले केस चल सकते थे अब नहीं चलेंगे, अब वो उनमें से बहुत सारे जो हैं शिफ्ट कर दिए गए हैं। अराउंड 58 सेक्शंस हैव टू बी नाउ डेल्ट अंडर नॉर्मल एडजुडिकेटिव मैकेनिज्म। देन अमेंडमेंट्स विल डीक्लॉग द क्रिमिनल कोड्स एंड एनसीएलटी। बेसिकली जो कंपनीज को घसीट के हमेशा आप वहीं लेके जाते रहोगे तो वो काम कब करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज कब बनेंगी, ये गवर्नमेंट का इसमें मेन उद्देश्य है। ठीक है, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेके जो पॉलिसी है वो नई पॉलिसी बनाने की बात की गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, दैट ऑल सेक्टर्स आर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइंड एरियाज। अब ऐसे बोल दिया गया, पहले जैसे हम बात करते थे कि रेलवे और एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स जो हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के रहेंगे, बाकी प्राइवेट। अब ऑल सेक्टर्स आर ओपन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरे कोविड-19 पैकेज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक सा मतलब है मूलभूत ढांचा, है ना, जिसपे बाकी चीजें खड़ी हैं। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की एक वर्ड के रेफरेंस से देखो ना, तो इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे आपका परिवार, जैसे आपकी सोसाइटी। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, देन आवर इंस्टीट्यूशंस, यस, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज योर रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, बिग डील जो आपको फिजिकली सीधे सीधे नजर आते हैं। और नॉन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यस। तो इस तरह से अलग अलग डोमेन में है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली यूटिलिटी के पर्पस से हमने ये डिवीजन की है कि जैसी उसकी यूटिलिटी आए उस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इकोनॉमी चल रहा है तो हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में कंसर्न एरिया के ऊपर ज्यादा ध्यान है हमारा कि देयर इज अ बिग कंसर्न ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये अगर नहीं है, फर्ज कीजिए बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तो इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की क्षमता भी कम होगी, जो कि इंडिया में एक टिपिकल सिनेरियो है। अब इसके चलते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है एंड समवेयर ऑफ द ऑर्डर $526 बिलियन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय 2040 इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इसको लेके जो मेन टॉपिक प्री के लिए पढ़ना होता है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और इसके मॉडल्स जिसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट आती है। सो पीपीपी इन्वेस्टमेंट मॉडल के अंदर जाने से पहले आपको इसका बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं जहां पे सारा खर्चा सरकार ही करती है, तो गवर्नमेंट इज द बेसिक एंटिटी टू स्पेंड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब कंपनियां ही खर्च करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी और अपना काम चलाएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मतलब दोनों जाके कर सकते हैं, बस ये बेसिक कंसर्न है। ठीक, अब मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किस किस तरीके से ये पार्टनरशिप हो सकती है, तो देयर कैन बी वेरियस मॉडल्स। मैंने नाम सबके लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको मैच द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप हल कर पाओ। जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी आर देयर। बट जो फोकस करने वाले हैं हमारे लिए वो ये तीन ही हैं, बॉट, ईपीसी और हैम, और इनका एक बेसिक से डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए, तो वो आप समझिए।
बॉट जो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसमें क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूरा पैसों का जुगाड़ जो है, मतलब मनी अरेंजमेंट अगर देखी जाए तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट की आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पे ही आती है, उसने उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद ऑपरेट भी करेगा। सो क्या क्या करेगा? कंप्लीट एंड ऑपरेट। जब तक वो अपने फाइनेंसेस इसमें से निकाल नहीं लेता, जितना यहां पे मनी अरेंजमेंट किया था ना, वो सारा पैसा जब इसका रिकवर हो जाएगा, देन इट विल ट्रांसफर द एसेट टू गवर्नमेंट। इस तरह से है। तो सरकार का तो कुछ नहीं गया, वो बेचारे बैठे हैं कि पहले भी इसको बनाओ, फिर इसको चलाओ, फिर अपने पैसे बाहर निकालो, फिर सरकार को दो, ये हो गया। अब ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि इसमें अट्रैक्टिवनेस कैसे बनती है, और सारा रिस्क जो है वो प्राइवेट प्लेयर का ही है, गवर्नमेंट का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से बॉट जो है ना वो बहुत ज्यादा एक फेमस मॉडल नहीं बन पाया। शुरुआती दौर पे जरूर आया, लेकिन फिर प्रोजेक्ट इसमें लटकते चले गए, और या तो बने ही नहीं, या फिर अगर बने भी तो वो उसमें रख रखाव की ट्रबल आई, और बहुत सारे इसमें एडजुडिकेशंस निकले। दूसरा जो मॉडल हमारे पास आता है, जो कि आमतौर पे सरकारी ठेकेदारों को बड़ा पसंद है, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी मॉडल में बना था। इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को सारे का सारा जो मनी है वो सरकार नंबर 1 पहले ही दे देती है। द होल मनी इज अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा, बस पैसा लेने के बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी दे देगा, और प्रोजेक्ट डिलीवरी जो बाद में गवर्नमेंट को चली जाएगी, उसी की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है, कैसे उसका रख रखाव करना है। सो ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कंसर्न्स जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के रहेंगे। सो इस तरह से सारा जो रिस्क है यहाँ पे वो कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट, पैसों के लिए भी, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट के लेवल पे भी, ठीक है जी। तीसरा जो हमारे पास मॉडल आता है दैट इज हैम, विच इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो आइए जरा इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंदर अब 2 एस्पेक्ट्स हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉट एंड ईपीसी, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन भी है और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर भी है। कैसे? अब शुरुआती दौर में जब पैसों का अरेंजमेंट करना होगा, तो उस टाइम पे करीब 40% पैसा शुरुआती दौर में सरकार जो है वो दे देगी। सो 40% इट इज ईपीसी, 60% जो है वो बॉट रहता है। ये 40% ईपीसी जो है ये 5 ट्रांचेस के अंदर आमतौर पे मिलता है। सो विद इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टारगेट्स, है ना। तो आपने लेट्स से 1 2 3 4 5 ट्रांचेस में टारगेट अपने कंप्लीट कर लिए, तो पहले लेट्स से 5 साल के अंदर ये पैसा आपको मिल जाएगा। सो अराउंड 5 years इट विल टेक। उसके बाद ये जो 60% है ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले मैकेनिज्म से चलेगा, और ये 60% पैसा जो है ये एन्युटी जो बोलते हैं ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है उसका मतलब। सो वो एन्युटी के थ्रू पेमेंट्स आएंगी। लिख लीजिए अपने पास एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और ये कितनी देर तक आ सकती है? दिस कैन बी फॉर 15 to 20 years as per the agreement that is signed by the government and the private party. So this is hybrid annuity model. तो दोनों का कॉम्बिनेशन है 40% bought and 60% 40% EPC and 60% bought, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है वो अब अडेप्ट किया गया है, और प्राइवेट सेक्टर को भी ये बड़ा बड़ा पसंद है। तो इस तरह से जो बॉट, ईपीसी और हैम के जो मॉडल्स हैं, इनमें कोर फोकस आपका क्या रहना चाहिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉट के अंदर फोकस है कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज्यादा रिस्क आएगा इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड ऑल द स्टेजेस। ईपीसी के अंदर गवर्नमेंट का ज्यादा रिस्क आता है, लेकिन हैम के अंदर ये रिस्क की ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है। इस सारी चीज को लेके जो रिकमेंडेशंस हमारे पास एक कमेटी की आती हैं, दैट इज विजय केलकर कमेटी। सो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं सीधी सीधी प्री में आपसे पूछी भी जा सकती हैं, तो हमने उस पर फोकस करना है। सो दिस वाज सेटअप अंडर यूनियन बजट 2015-16। तो उस टाइम पे पीपीपी को रिवर्क करने की बात हुई थी। तो क्या इसकी रिकमेंडेशंस है? देखिए,
कि द फोकस शुड बी ऑन सर्विस डिलीवरी इंस्टेड ऑफ फिस्कल बेनिफिट्स। पैसों में क्या बच जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो नहीं देखना। आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो उससे कुछ एक काम लेना होता है, वो ठीक से होना चाहिए। देन बेटर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिस्क, सिर्फ एक ही पार्टी पे रिस्क अगर डलेगा तो फिर ट्रबल रहेगा। देन प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, अगर किसी एक सेक्टर में पता है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टी को कुछ खास बचने वाला नहीं है तो वायबल बनाने के लिए प्रोजेक्ट को एक वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार का देना बनता है, मतलब अलग से कुछ पैसा एक्स्ट्रा सरकार जो है वो ऑफर करे। देन इम्प्रूव्ड फिस्कल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, ताकि प्रोजेक्ट का पता चले कि हमने इतने इतने पैसे खर्च किए तो क्या आगे जाके उसके रिजल्ट्स भी आए। इसके लिए इन पर्टिकुलर जो पोर्टल भी बनाया गया जो पीएमओ के लेवल पे हैंडल होता है, दैट इज प्रगति, दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। फुल फॉर्म अपने पास नोट कर लीजिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर पीएमओ खुद जो है वो सारे जो हमारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं इन द रियल टाइम, ओके, कि कितना कंप्लीट हो गया। देन मेजर थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी एडजुडिकेशन ट्राइब्यूनल, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई कि अगर कोई पीपीपी के अंदर कोई लिटिगेशन आता है तो उसको फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेके आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे वैसे तो कि किस किस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज में आता रहता है। पंजाब में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बड़ा प्रोमिनेंट है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं हमारे, उनके ना ओवरऑल 5 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इंडिया में, तो पंजाब उसमें से कहां कहां सरफेस करता है ये देखने की बात है। सो देखिए राइट हियर इट इज एन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और कौन कौन से स्टेट से ये पास करता है ये भी एक मेजर कंसर्न होता है। तो सिर्फ एक में ही पंजाब जो है वो एज इट इज हमारे पास आ रहा है, और अमृतसर के नाम से आपको पता लग जाएगा कि हाँ पंजाब इसमें आ रहा है, ठीक है। बाकी किसी में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हमारा नाम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जरा याद कर लेना पेपर के लिए कि मैच द फॉलोइंग अगर पढ़ जाए, या फिर ये पूछें कि ये कॉरिडोर जो है कौन से स्टेट से निकलता है। यू विल बी रीडिंग अबाउट दिस डेफिनेटली इन योर ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। देन अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नेक्स्ट मेजर कंसर्न है इंडिया का आजकल करंट एस्पेक्ट से, दैट इज लॉजिस्टिक्स। एक जगह से दूसरी जगह जब हम कोई चीज लेके जाते हैं, उसकी पैकेजिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे को कंबाइंडली जब बात की जाए तो फिर इसको लॉजिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। नाउ एक ग्लोबल लेवल पे लॉजिस्टिक्स की अगर रैंकिंग देखें, सो इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग was 146th in 2017 and it is now in 2018 it was 80th position. खैर lot of improvement is there. इम्प्रूवमेंट के लिए एक और डिवाइस अब जो हमने इंप्लीमेंट किया, दैट इज द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। सो इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल जहां पे सारी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी और उसको यूज करने वाले दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, सारी की ट्रैकिंग ठीक ठाक हो सकती है, प्राइजेस को ठीक से देखा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो सकती है, और जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं उसको कम किया जा सकता है। प्रेजेंटली द लॉजिस्टिक कॉस्ट इज समवेयर नियर 14% ऑफ जीडीपी एंड वी विश टू ब्रिंग इट डाउन टू 10% ऑफ जीडीपी बाय 2022। अगर आप इसको देखेंगे तो फर्क क्या पड़ता है कि अगर एमआरपी है तो उसका एक मेजर पार्ट ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी आ जाता है। देन एक बाइएनियल इंडेक्स भी है हमारे पास, इट्स कॉल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 2014, 16 और फिर 18 में ये पर्टिकुलर इंडेक्स आया, इट वाज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके बेसिक से पैरामीटर्स हैं एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ease of arranging competitively priced shipments, competence and quality of logistic services, ability to track and trace consignments and timeliness of deliveries। तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो आप याद रखने चाहिए आपको, क्योंकि 2020 में ये दोबारा से आना था, पैंडेमिक के चलते थोड़ा सा लेट है क्योंकि बायएनुअल इंडेक्स है। इंडिया की इसमें परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 2018 में वी आर एट 44th रैंक आउट ऑफ 160 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। ओके, अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं, लाइक आई सेड मैं इस डॉक्यूमेंट में दूंगा, तो वो स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक
कितने के जाने उड़ लिए फिर? बठिंडा में भी एक नया एयरपोर्ट डेवलप हुआ था, है ना, उसके आसपास, तो कितनी फ्लाइंग चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने खुद से पढ़नी है। हमारा फोकस कंसेप्चुअल पे जाएगा फिर से। तो अब नया एक जो चीज़ आई थी दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट जो है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें इंडिपेंडेंस डे स्पीच के अंदर 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि करीब 100 लाख करोड़ रुपए की हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो इसको लेके एक ड्राफ्ट जो है वो रेडी किया गया एंड इट वाज रिलीज्ड इन दिसंबर 2019। सो इट इज गुड फॉर आवर प्रीलिम्स पेपर दिस ईयर। सो 2020 से लेके 25 तक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह से जाएंगी उसकी बात की गई, और जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रखी गई है वो 102 लाख करोड़ की है, 100 की बजाय 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रखा है। अब जो फोकस एरियाज हैं इस पर्टिकुलर पाइपलाइन के अंदर वो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। वो क्या है? एनर्जी सबसे ज्यादा है 24%, ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा है रोड्स, देन अर्बन, देन रेलवेज। बस ये 4 सेक्टर सबसे ज्यादा याद रखना है क्योंकि दे अमाउंट टू 70% ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। दूसरी चीज जो इसमें याद रखने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 39-39/22 ये फॉर्मूला रखा गया है। मतलब अगर 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होना है तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 39 रुपीज खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 39 रुपीज खर्च करेंगी और प्राइवेट पार्टी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो 22 रुपीज खर्च करेगी इन दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो अगर सेंटर ने, स्टेट ने मिलके पैसा खर्च करना है तो जो टारगेट है आराम से 102 लाख करोड़ रुपए का मीट हो जाएगा। इस तरह से वो टारगेट बनाया गया है, इसकी डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। ओके, अब स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये डॉक्यूमेंट के जो डिटेल मैपिंग है वो मैंने दे दिया कि ताकि आपको सारा डॉक्यूमेंट ना पढ़ना पड़े, सिर्फ कुछ एक हाइलाइट्स हैं जो आप नजर मारो एक बार। फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको आप एक बार इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी देख लो, क्योंकि जहां जहां आपके वो फैक्ट्स थे मैंने अलग अलग चैप्टर्स में वो फैक्ट्स डाल के आपको बीच बीच में ही करा दिए छुपा छुपा के, ताकि आपको पता ही ना चले। तो अब क्या है कि जैसे ये डॉक्यूमेंट ना 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। अब ड्राइवर्स में जब ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग फार्मर इनकम, मेक इन इंडिया, ये वाले टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने बीच में ही इसके ड्राइवर्स के जो एजेंडा था वो इंस्टॉल करा दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इसमें ना डेटा दिया अलग से, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये जीके बेस्ड डेटा है, तो यू शुड रीड इट फ्रॉम देयर और दैट्स इट, बस उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करने वाला होता है। इंक्लूजन को लेके अब सोशल डेवलपमेंटल नॉर्म्स में कुछ ना कुछ चलता रहता है न्यूज़पेपर में, पर ये उसका एक बेंचमार्क डेटा यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देन गवर्नेंस को लेके भी कुछ करंट अफेयर चलते रहते हैं जो काफी हद तक आपके इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आमतौर पे एक जैसे ट्रेंड सा बन रखा है कि पिछले 2 साल के भी कभी कभी कोई एक इशू हुआ होता है तो वो पूछ लेते हैं या स्कीम्स पूछ लेते हैं, तो वो सारी यहाँ पे हाईलाइटेड रहेंगी आपके पास। वहां से आपने इन सबको कवर कर लेना है पढ़ने के बाद, ठीक है। और इसके बाद यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपने अपने लेवल पे अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर यू फॉर सेपरेटली विच विल बी शोन इन द आफ्टरनून स्लॉट। सो दिस इज इट फॉर द इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। आई एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर वेरी मच। बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको हमने काफी हद तक समेट लिया है प्रीलिम्स के लिए, और जो आपको अब इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल दिया है रीडिंग के लिए वो डेफिनेटली आप लोग पढ़ के जाइएगा अपने प्री के लिए। आइडेंटिफिकेशन करना आपको आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हेल्प अस हेल्प अदर्स एंड शेयर दिस लेक्चर विद मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर गिविंग प्रीलिम्स, ठीक है जी। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स के साथ कर लो, हम कब रोक रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।